अगर मैंने पहले ही कहा कि अगर बेरोजगारी हरियाणा में किसान, युवा, महंगाई और वहां पर एंटी इनकम्बेंसी, वो एक फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचा सकती है। पूर्वांचल जो समाजवादियों का गढ़ रहा है, राम मनोहर लोहिया जी की जगह रही है, उसी इलाके में लाख करने के बावजूद भी ये जो है सपाई जो है वहां पर ठीक ठाक करते रहा। चलिए सीट में नहीं तो वोटिंग परसेंटेज में तो जरूर। तो ये दो जगह तो इनके लिए मुफीद जगह है। अगर इनको चुनौती पेश करना है तो मैंने कहा ना, फोटो फिनिश है और सीट टू सीट लड़ाई है। और ये जो एक ओबीसी कंसोलिडेशन, एससी जो दलित वर्ग का कंसोलिडेशन, आरक्षण, संविधान, अगर कोई मुद्दा है तो यही वो फेज है। बिहार का जहां तक संदर्भ है, बिहार में भी तो चुनाव है। ये इलाका बिहार में मेरे ख्याल से भाजपा और ये जो जेडीयू का डोमिनेशन वाला इलाका है, वो देखना होगा कि वहां क्या चुनौती आ रहा है। वहां पर मेरे हिसाब से जो वहां स्थिति है उतना जो है, मतलब वहां पर बहुत वो नहीं है। और उड़ीसा में मुझे लगता है, कहने का मुझे लगता है कि बीजेडी जीते या बीजेपी जीते, जीतना तो एक ही तरफ का। आपके एक पुरवैया दोस्त ना दावा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है बिहार में भी। आप समझ गए कौन है भाई? अरे सर, इतने बड़े पुरवैया दोस्त आपके, आप करो। नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं भाई, ये भाई ये नहीं कोई मेरे पुरवैया दोस्त जो सुने हाँ, नहीं मेरा दोस्त नहीं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। सुन लीजिए ना, अभी ये चुनावी मौसम, सुने एक मिनट, आजकल ना गजब की चीज हो रही है। देखिए, कई ऐसे सेफोलॉजिस्ट, चुनाव रणनीतिकार जो आधा पॉलिटिशियन है आधा रणनीतिकार है, कब क्या हैट पहन लेते हैं पता नहीं चल रहा, चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो। अरे सुनो ना सर, एक मेहमान कल हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि यार ये सेफोलॉजिस्ट की बातें मत करो, ओपिनियन पोल की बातें मत करो, मैं अपना अनुमान बता सकता हूँ। और अनुमान ओपिनियन बनाने का काम ही होता है। तो अरे पूरे राज्यों की एक एक सीट गिना दी, कहाँ कौन जीत रहा हो, कह रहे ओपिनियन पोल की बातें मत करो। आपने बात की तो ओपिनियन ही तो बनाया। एनीवे खैर, आता लौट के आता हूँ। अरे तो मैं भी गिना देता हूँ। नहीं आप, अरे मैं तो चाहता हूँ कि आप गिनाओ, लेकिन अभी रुको सर, मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो भी जीतेगा वो फोटो फिनिश नहीं होगा, गलत या सही, जो भी जीते। नहीं, देखिए, एक चीज जो अभी बातचीत में बाकी साथियों ने कही, वो मैं इसको कतई डिनाई नहीं कर रहा हूं कि महंगाई, बेरोजगारी और बाकी चीजें दिल्ली में मुद्दा नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य या सौभाग्य से इस बार मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार बन गया है। और मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव एक तरह से जनादेश होगा कि अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, उनको जनता की स्वीकृति है कि नहीं। भाजपा ने अपने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर दबाव डाल के गिरफ्तार करा के और उन पे आरोप चस्पा किया है, या जेन्युइनली वो दोषी हैं। ये बड़ा मुद्दा इस बार बनने वाला है। ये बाकी चुनाव से इस बार का अलग है। दूसरी बात मैं ये जो कह रहा हूं कि असल में आम आदमी पार्टी के पास कोई अलग से कैडर नहीं है, जैसा आरएसएस या सीपीआई सीपीएम का अपना एक होता है कि आरएसएस के लोग भाजपा के साथ हैं, नहीं है कितना, या सीपीआई सीपीएम या दूसरे दलों में, या पहले समाजवादी दलों में होता था, कांग्रेस में होता था। आम आदमी पार्टी का जो कैडर जिसको हम मान रहे हैं, वो जो बिजली पानी वाले लोग हैं, वही लोग ज्यादा समर्थन में हैं। और वो इस बार भी समर्थन में है, इस पे ज्यादा बहस नहीं है। लेकिन ऐसा कहना कि चुनाव एक तरफा होगा, ऐसा मैं कतई सहमत नहीं हूं। और चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में जो बनेगा वो अरविंद केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी नरेंद्र मोदी की छवि, उनके 10 साल का कामकाज, ये सारे मुद्दे तो हैं ही, वो तो प्रभावी होंगे। अभी चर्चा हो रही थी उम्मीदवार बदलने की, मैं बहुत सहमत नहीं हूं। पार्टी का अपना इंटरनल मामला है, वो चेंज करते हैं। हो सकता है नए लोगों को अवसर देने के लिए ऐसा किया गया हो सकता है जैसे किसी पर आरोप था कि वो पार्लियामेंट में अपशब्द बोले, या कुछ चीजें ऐसी हुई होंगी जिसके चलते अवसर देना या दूसरा चीजें।
और उसका बहुत फर्क खास करके बीजेपी में नहीं पड़ने वाला है, जो मुझे लग रहा है। मतलब 50,000 1 लाख वोट का असर पड़ेगा। अभी जो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आप नीरज जी खुद बता रहे हैं कि पिछले बार जो अंतर रहा है 17-18% दोनों का वोट अगर मिला लें, अब पिछली बार पश्चिमी दिल्ली सीट 5.5 लाख से जीते थे। हाँ। तो अब कितना कैसे मेकअप होगा। शीला दीक्षित जो दिल्ली की सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री थी और वो 3.5 लाख वोट से आ रही, जिस सीट से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। तो मान लीजिए कोई चमत्कार हो जाए और सारा समीकरण ध्वस्त हो जाए, जो एक कांग्रेस को वोट मिलता था वो निश्चित रूप से ये सत्य है, पहले भी अपने साथियों ने यहां चर्चा की है कि ये सत्य है कि वो मैक्सिमम शिफ्ट हो गया आम आदमी में, और अब कांग्रेस का वोटर उस तरह से नहीं है। लेकिन लोकसभा 19 के चुनाव में तब भी कांग्रेस के पास वो वापस आया, जिसको अब खुल के हम नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो अल्पसंख्यक वोटर दिल्ली में है वो उन्होंने खुल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट किया, फिर विधानसभा में उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया। इस बार अभी तक का जो ट्रेंड है वो इस गठबंधन के लिए वोट कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार उनके लिए एक और सुविधा हो गई कि दोनों में से चुनना नहीं है, एक ही है उसको वोट करेंगे। मनोज जी, ये जो मुसलमानों वाला वोट आप कह रहे हैं ना, अब जो कि सब लोग खुल के नाम लेते थे, हम लोग कहते शर्मा के दाएं बाएं से बात जी करें, जी 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 वो तो पहले भी भाजपा को नहीं मिलता था, या तो आम आदमी पार्टी को मिलेगा या कांग्रेस को मिल जाएगा, तो उसकी काहे की चिंता करेंगे ये? नहीं, लेकिन डिवीजन का चक्कर था ना कि वो कांग्रेस को जाएंगे भाजपा। तो मेरा सवाल समझिए ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों को जोड़ के 40% वोट है। अगर बीजेपी के समर्थक वोटर टूट के इधर नहीं आते हैं, जो कि नाराज हो मोदी जी से, बहुत गुस्सा हो कि उनको हराना इस बार, तब तक कैसे जीतेंगे दोनों मिलके भी? मेरा सवाल तो ये 20% का डिफरेंस है। निश्चित रूप से ये यक्ष सवाल है ही। इसमें ये थोड़ा बहुत बदलाव होगा, ऐसा मेरा मानना है कि संभव है कि कुछ एक आध सीटों पर, जैसे हम लोग मान के चल रहे हैं कि 2 सीटों पर ज्यादा अच्छी फाइट है, लेकिन मेरा मानना यह है कि बीजेपी को यहां अपर हैंड है, और अगर कोई चमत्कार न हुआ तो बीजेपी यहां बढ़त रहेगी, 7 जीतेगी ऐसा दावा मैं अभी नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम सीटें भाजपा अभी जीत रही है, जो मुझे लग रहा है। ओके, कितना अंतर रहेगा, अंतर घटेगा निश्चित रूप से। 3-3 लाख की मार्जिन, 4-4 लाख की मार्जिन पिछली बार की तरह नहीं रहनी। ओके, ऐसा ही राहुल जी, 2 सीटों पर मुझे आपका समझ चाहिए। एक ये खंडेलवाल बनाम अग्रवाल और दूसरी कन्हैया बनाम मनोज। दूसरी कन्हैया बनाम मनोज। मनोज एक मिनट, ये जरा राहुल जी से मैं समझता हूँ, आपके सेकंड राउंड में आऊंगा। राहुल जी आप बताइए, ये 2 सीटें बहुत चर्चा इनकी है। देखिए, जहां तक चांदनी चौक की सीट का सवाल है, हाँ। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने बड़े सोच समझ के एक कैंडिडेट दिया है। हाँ। जो उनका कैंडिडेट है वो एक तो व्यापारियों के साथ उनका बहुत ज्यादा जो है जुड़ाव है, वो व्यापारियों के संगठन भी चलाते हैं, और खंडेलवाल जो हैं बड़े एक्टिव रहे हैं चीजों में। जेपी अग्रवाल जरूर पुराने नेता हैं, लेकिन जो प्रवीण खंडेलवाल हैं उनका बहुत ज्यादा लोगों से टच में रहे। लेकिन आप चांदनी चौक में एक और, मैं आपको चांदनी चौक सीट की एक खासियत बताता हूँ। चांदनी चौक सीट में देखिए, जो ट्रेडर्स हैं उनकी दुकानें वहां पे हैं, उनका बिजनेस वहां पे है, लेकिन इनमें से ज्यादातर ट्रेडर्स जो है ना वो यमुना पार में रहते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि देखिए, प्रवीण खंडेलवाल की बहुत अच्छी साख है, बहुत अच्छा जो आपस में मेल मिलाप है, लेकिन अगर हम फिर वोटर्स पे एकदम आ जाएंगे कि वोटर्स कहाँ से आएंगे, तो चांदनी चौक में जिस तरह से कॉम्बिनेशन है वो ये है कि वहां पे बिजनेस कम्युनिटी बहुत ज्यादा, मैंने जैसे कहा आपको, जमुना पार रहती है, और दूसरा मुस्लिम बहुल्य इलाका भी है काफी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन भी उस साइड है। तो प्रवीण खंडेलवाल बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ेंगे, मेरे को ये उम्मीद है। लेकिन जेपी अग्रवाल पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं, तो ये हो सकता है कि वहां पर चुनाव जो है वो मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट आपको चांदनी चौक में देखने को मिले। ओके। दूसरा, आपने कन्हैया कुमार की बात की और आपने बात मनोज की, तो वहां पर मनोज तिवारी जो है वो पॉपुलर फेस है वहां पर, बहुत ज्यादा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश से लोग बसे हुए हैं। कन्हैया कुमार को लेकर काफी ज्यादा
कांग्रेस और आप के नेता बहुत ज्यादा उनके साथ प्रचार कर रहे हैं, उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, कन्हैया कुमार के लिए रैलीज कर रहे हैं। अब ऐसा हमने देखा, कन्हैया कुमार बिहार में चुनाव नहीं जीत पाए थे, तब भी बहुत सारे लोगों ने उनके लिए रैलीज की थी, बहुत ज्यादा समर्थन किया था। तो ऐसा मानना कि कन्हैया कुमार यहाँ पर अचानक जो है वो बदल के एकदम चुनाव पलट देंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है अब भी मनोज तिवारी जो है वो इस सीट को जीत पाएंगे। ओके हर्षवर्धन जी, एक चीज़ में आपको मेरे को बताइए कि इस छठवें चरण में या भी बहुत सारे इश्यूज़ की चर्चा हो रही थी, क्या इश्यूज़ है जो आम वोटर पकड़ रहा है जिस पे वोट करेगा, या उसके दिमाग में वो चल रहा है? आपके हिसाब से क्या बन रहा है दिमाग में लोगों के? देखिए, मुझे लगता है कि जब वोटर के दिमाग की बात करते हैं ना, तो कई बार हमने ये भी देखा है कि वो चुनाव के समय दो बात तो जरूर बोलता है। मतलब किसी भी चुनाव में हमने तो जितना देखा है उससे